स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस में। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी बहुत परेशानियाँ थी और परेशानियाँ तो होती रहती हैं, लेकिन हम लोग शिफ्ट कर रहे थे फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए जिसकी वजह से कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई थी और मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। इस बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि वीडियोस जो है वो लेक्चर्स में कंटिन्यूअसली डालता रहूं और जितने भी जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं वो जुड़े रहें, उनको बेनिफिट मिलेगा हमसे। और मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने देर की और लेक्चर्स देना जो है बीच में रोक दिया। थोड़ी परेशानियाँ थी, अब परेशानियों को लेते हुए अपना काम करेंगे। परेशानियों का क्या, वो तो होती रहती हैं। खैर, तो अभी से हम लोग शुरू करेंगे। मैं फिर से जो है नए सीरीज़ बनाऊंगा। जो भी हमारे 11th और 12th के चैप्टर्स हैं वो चलते ही रहेंगे, 11th के अलग और 12th के अलग। अभी फ़िलहाल मैं 11th, क्योंकि नया सेशन शुरू हो रहा है, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने क्लास 10 पास कर लिया, चाहे वो स्टेट बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो। अब वो अपने एडमिशन वगैरह ले रहे हैं, वो पढ़ाई उन्होंने चालू कर दिया है अपनी। साइंस वाले बच्चे जो बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो हमसे जुड़े और क्लासेस का बेनिफिट उठाएं। होता क्या है कई बार कि हमारे पास यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे थोड़े कम सब्सक्राइबर दिखेंगे, व्यूज़ कम दिखेंगे। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जहाँ पे सब्सक्राइबर्स कम हैं या फिर व्यूज़ कम हैं उन्हें पढ़ाना नहीं आता, उनके कंटेंट में क्वालिटी नहीं है। शुरू शुरू में दुकानों में भीड़ कम होती है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाती है। तो आप विश्वास करके वीडियोस देखिए और आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर कम है और व्यूज़ कम है तो हम अच्छे से नहीं पढ़ाते, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बस पढ़ाई और कंटेंट पे ध्यान देके आप इन वीडियोस को देखिए तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिए, होता क्या है, 11th क्लास का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल, और क्योंकि फर्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी है उसको भी हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर के बाद। तो आते हैं पॉइंट पे। हम लोग जो हैं, मैं आपको NCERT भी कवर करते चलूँगा। NCERT क्या कहती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, इन बातों को भी हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए NCERT क्या कहती है इसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, हम लोग सेल पढ़ रहे हैं, तो सेल पढ़ने से पहले हम लोग पहले सेल को जानेंगे कि सेल का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, सेल क्या होता है, इसकी अपनी क्या एग्जिस्टेंस होती है, इसका अपना वजूद क्या होता है। तो NCERT कहती है कि सेल जो है ये एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। लेकिन किस चीज़ का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है? तो ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होता है। हर वो चीज़ जो लिविंग है, जिसमें जीवन है, जिसमें लाइफ है, वो क्या है, सेल से बनी हुई है। दूसरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी दूसरे लिविंग थिंग को बनाती हो। सॉरी, यानी कि आप जो भी चीज़ देखते हैं और उसमें लाइफ है, वो जीवित है, वो जिंदा है, उसमें सेल ही है, वो सेल से मिलकर के बनी हुई है। बस इसी को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। मतलब ये कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से मिलकर के बने हैं, इसीलिए उनका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है आपको सेल। स्ट्रक्चरल वर्ड को ही देखिए तो आपको इसमें एक वर्ड दिखाई देगा, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है रचना, मतलब रचना और रचनात्मक बन गया स्ट्रक्चरल से। यानी कि सेल जो है वो किसी की रचना करने वाली इकाई है। इकाई का मतलब वो सबसे छोटी लेवल है जहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हो रहा है। इसके नीचे आप जाएंगे तो सेल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस तरह से घर की सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, छोटे छोटे ईंट को जोड़ करके घर बनाया जाता है, उसी तरह से सेल से ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किन ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सब दोनों में सेल होना है। यूनिसेलुलर में एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टी सेलुलर में क्या है कि बहुत सारे सेल्स आपस में एक साथ रहते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं। बस फर्क इतना ही है, बाकी दोनों में ही सेल्स होते हैं, दोनों को सेल ही बनाता है। उसके बाद दूसरा वर्ड है यहाँ पे फंक्शनल। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले ये बात क्लियर हुई कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है, सबका फॉर्मेशन यही करता है। फंक्शनल की बात कर लेते हैं। फंक्शन का मतलब होता है कार्य, और कार्य से बना है क्रियात्मक। एक सेल को
जिंदा रहने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो जिंदा रह पाता है। कोई भी चीज़ आपके आसपास, कोई भी चीज़ जो आप देख रहे हैं, वो किसी न किसी मैकेनिज्म पे काम करता है। जैसे मान लो अभी फ़ैन चल रहा होगा, तो फ़ैन चल रहा है कैसे? फ़ैन में बहुत सारे पार्ट पुर्जे लगे होंगे, फिर उसको हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, वो उस इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी लेकर के चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रहा है और उसके अंदर एक रिएक्शन हो रहा है, एक काम हो रहा है, बस वो चल रहा है। चल रहा है कि मतलब वो काम कर रहा है। तो हमारे सेल का काम करने का मतलब जिंदा रहना, या फिर जिंदा रहने का मतलब काम करना। और काम करने के लिए क्या करना होगा? सेल को जिंदा रहने के लिए काम करना होगा, और काम का मतलब भी फंक्शन है। यानी कि हम जिंदा हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ, आप सुन रहे हैं क्योंकि आप जिंदा हैं। तो आप जिंदा नहीं है, बल्कि आपके सेल्स जिंदा हैं, और इसलिए जिंदा हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। कैसे? इसको समझिए। सपोज करिए कि ये एक सेल है, तो ये जिंदा कैसे है? इसके पास बहुत सारे पार्ट्स होंगे, बहुत सारे पार्ट्स होंगे। अब इन सारे पार्ट्स को काम करने के लिए चाहिए एनर्जी, और इसके लिए हम क्या दे रहे हैं? इसको खाना दे रहे हैं। मान लीजिए हमने इसको फूड दिया, फूड इसके अंदर गया, फिर हमने इसको ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन इसके अंदर गया। तो ये ज़रूरत की चीज़ें हम क्या करते हैं? अपने बॉडी को देते हैं, और अपने बॉडी को देने के बाद बॉडी के सेल्स इसको ऑब्जॉर्व करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये उसको क्या करते हैं? इसका रिएक्शन करके इसका यूज़ करते हैं। बस वही रिएक्शन होते रहता है और हम काम करते रहते हैं। सेल्स कई तरह से काम करता है, कई तरह के प्रोटीन्स बनाता है, कई तरह के एंजाइम्स बनाता है, कई तरह के हार्मोन्स बनाता है। फिर तो ये सारे काम जो है ना, यही को बोलते हैं फंक्शनल, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ, ये भी एक फंक्शन ही है। तो सेल फंक्शन कर रहा है, तो यानी कि जितने भी लिविंग प्रोसेसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, वो सारे सेल के भीतर होते हैं। ठीक है, यानी कि दो चीज़ें। सेल को आप स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहेंगे क्योंकि इससे हम बने हैं, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। फंक्शनल इसलिए क्योंकि सारे काम जो हमें जिंदा रखने के लिए किए जा रहे हैं, ये सेल के अंदर हो रहे हैं। अब हमें या फिर किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया हो जाएगा, जैसे मान लो कोई भी प्रोटोजोआ हो जाएगा, कोई भी एल्गी है, कोई भी फंगस है, हम लोग हो गया, प्लांट हो गया, कुछ भी जिंदा रहने के लिए उसको काम करना पड़ेगा, और वो काम उसके सेल के अंदर होगा। प्लांट सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, हमारे अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है ना, बहुत सारा काम हो रहा है, वो सब सेल के अंदर ही हो रहा है। इसीलिए हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब कई बार इसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी कहा जाता है। स्मॉलेस्ट इसलिए क्योंकि सेल सबसे छोटी यूनिट है जिससे हम बने हैं। मतलब जैसे आपको ऊपर से बॉडी दिखाई दे रहा होगा, आपको ऊपर से बॉडी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बॉडी को और छोटा करेंगे, अगर छोटा का मतलब हो गया बॉडी को और काट करके देखने की कोशिश करेंगे, तो जैसे मान लीजिए बॉडी का मतलब हो गया कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कैसे बने, हम कैसे बने हैं? तो हमारे बॉडी में बच्चों बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग प्रणाली, जैसे कि मान लीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक स्केलेटल सिस्टम है। तो इस तरह से 12-13 सिस्टम जो है ये हमारे साथ काम करते हैं, और भी बहुत सारे। तो इन सबको मिलाकर के एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब ऑर्गन सिस्टम कैसे बना है? तो ऑर्गन्स से मिल करके बना होगा। अब मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना होगा? तो मान लीजिए माउथ से बना होगा, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप होगा, स्टमक होगा। तो इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे, नोज होगा, ट्रैकिया होगा, ब्रोंकाई होगा, लंग्स होगा। स्केलेटल सिस्टम भी उसी तरह से बोन से बना होगा, टेंडन, लिगामेंट, बहुत सारी चीज़ें। तो एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हो सकते हैं। और ऑर्गन्स कैसे बने होंगे? तो ऑर्गन्स टिश्यू से बने होंगे। और टिश्यूज कैसे बने होंगे? सेल्स। अब सेल्स के नीचे आप नहीं जा सकते हैं, इसके नीचे जाइएगा ना तो सेल्स के पार्ट्स मिलेंगे, और सेल के पार्ट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं अपना हाथ हटा दूं तो हाथ बॉडी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, हाथ का अपना कोई वजूद नहीं है। तो उसी तरह से सेल के नीचे जाएंगे तो बॉडी नहीं बन सकता। एटलीस्ट एक कंपार्टमेंट चाहिए, एक सेल चाहिए जो बॉडी को बना सके। तो इसलिए स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग किसको बोल देते हैं? सेल को। फंक्शनल यूनिट भी सेल को बोलते हैं क्योंकि सारा का सारा काम यही से होता है। तो एक पहले हम छोटा सा एक डिस्कवरी देखेंगे, भाई सेल को किसने ढूंढा, है ना। सेल के बारे में सबसे पहले किसने कहा? ये सारी चीज़ें बहुत पहले से लोग इस बारे में जानने की कोशिश करते आए हैं कि आखिरकार लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये कैसे बने होते हैं।
तो ये कहानी शुरू होती है 1665 में। एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये एक फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे। इनको बायोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट आया, आप पाएंगे कि बायोलॉजी में कुछ कर नहीं रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया और ये माइक्रोस्कोप काफ़ी लाइट था। लाइट मतलब कम पावरफुल वाला था, है ना। आज के टाइम पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो एटम्स तक को देख सकते हैं। ये उतना पावरफुल नहीं था, ये चीज़ों को बहुत छोटे लेवल पे नहीं देख सकता था। तो माइक्रोस्कोप को इन्होंने डेवलप किया। माइक्रोस्कोप बनाया क्यों होगा इन्होंने, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ देखने के लिए बनाया होगा। तो उनके मन में एक एक्साइटमेंट तो होगा कि भाई मैंने जो गैजेट बनाया है, देखते हैं ये वो काम कैसे करता है। तो इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे हर चीज़ नोट करने वाला है। माइक्रोस्कोप बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, ही टूक कॉर्क स्लाइड। कॉर्क स्लाइड यहाँ पे पेड़ का जो है ना, बार्क ऑफ अ ट्री, बार्क ऑफ अ ट्री, पेड़ का जो बार्क होता है ना, छाल, पेड़ के ऊपर आप देखो सूखे छाल लगे होते हैं, उसी को बार्क बोलते हैं। और वो पेड़ था ओक का, ओक, और वो भी स्पेनिश ओक, ये उसका नाम है। और कॉर्क जो है ना, बार्क को कॉर्क कैम्बियम भी बोलते हैं, आप आगे टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसीलिए कॉर्क वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। स्लाइड मतलब टुकड़ा। तो एक कॉर्क लिया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको इन्होंने क्या किया, अपने माइक्रोस्कोप में, मान लीजिए कि ये माइक्रोस्कोप में है और ये यहाँ पे देख रहे हैं। देखने के बाद इन्होंने यहाँ पे मान लीजिए कि वो टुकड़ा रखा और ये शीशे का स्लाइड है। ऑब्जर्व करने के बाद क्या देखते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, गौर करिएगा। इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए उन्हें। अब ये स्ट्रक्चर देख के आपको क्या क्या याद आ जाता है, हनी कॉम्ब, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, अपना शहद जमा करते हैं, उसी तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। पहली बात, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कहा गया इसे, क्वेश्चन बनता है इससे। उसके बाद ये किस शेप में है, तो हेक्सागन शेप में है, 6 साइड है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है। इन्होंने ये बात कही। अब दूसरी बात, नामकरण कैसे हुआ। अब देखिए, ये छोटा सा जो सेल आप देख रहे हैं, सेल था ही नहीं, मैं इधर लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक छोटा सा शेप है, तो इसको आप एक छोटा कंपार्टमेंट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, लिटिल कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट या फिर रूम में भी 6 साइड होते हैं, एक सीलिंग छत, एक ग्राउंड, ठीक है, 2 और 4 दीवारें, 6। तो इससे इनको याद आया कि क्यों ना इसको कुछ ऐसा नाम दे दें जो कि रूम को मेमोराइज करता हो। तो लैटिन लैंग्वेज में छोटे से कमरे को सेल्यूला कहा जाता था, सेल्यूला या फिर सेला। बस यहीं से इनको एक आइडिया मिल गया और कह दिया कि ये सेल है, तो नामकरण ऐसे हो गया। लैटिन लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया और जिसका मतलब लिटिल कंपार्टमेंट या लिटिल रूम होता है। इन्होंने इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताया। इन्होंने कहा कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे कोई भी मटेरियल जो है लिविंग थिंग्स में पास होता है, पास, मैंने इसको ये पैसेज बता रहे हैं, बट इन्हीं से चीज़ें जो हैं पास होकर के भीतर कहीं जाती होंगी, पास होकर के, इन्होंने इसको पैसेज बताया। अब ये सेल हो भी कैसे सकता है, इस सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होने चाहिए ना, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे काम करने हैं उसको। जब मान लीजिए न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्गी बॉडी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो होगा क्या फिर, खाली सेल जिंदा कैसे रह सकता है। तो ये सेल नहीं थे, तो ये थे क्या, बाद में पता चला कि ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये एक्चुअली डेड सेल्स थी।
तो डेड सेल है तो दिखाई क्या दे रहा है, तो डेड सेल में सेल वॉल होता है ना, एक्चुअली सेल में सेल वॉल होता है और वो नॉन लिविंग होता है। ये सूख के बच गया था, सेल सूखा हुआ ड्राई सेल जो है उसके सेल वॉल बच गए थे, उसी को इन्होंने देखा था। क्योंकि एक खाली सेल तो सेल नहीं हो सकता, तो सेल का एक्चुअल मीनिंग तो लिविंग सेल से है ही नहीं, सेल वर्ड का एक्चुअल मीनिंग तो लिविंग सेल से है ही नहीं ना। लेकिन हम उनकी रेस्पेक्ट करते हुए सेल को सेल ही कहते हैं, दूसरा कोई नाम नहीं दिया। फिर भी डिस्कवरी ऑफ सेल का जो क्रेडिट है वो रॉबर्ट हुक को ही जाता है। हु डिस्कवर्ड सेल लोग पूछता है, क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉबर्ट हुक बोल देते हैं। अब कुछ चीजें, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, ये चीज आपको याद रखना होगा। साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। इन्होंने एक किताब भी लिखा था, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, ये भी याद करने वाली बात है। ठीक है, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी। ये छोटा सा हिस्ट्री था सेल के बारे में, तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे अब। तो रॉबर्ट हुक ने कुछ इस तरह से अनजाने में बताया सेल के बारे में। 1665 में तो अच्छा सा माइक्रोस्कोप भी नहीं था, और धीरे धीरे लोगों ने माइक्रोस्कोप को क्या किया, मॉडिफाई करते गए, मॉडिफाई करते गए, मॉडिफाई करते गए। आपको मालूम माइक्रोस्कोप जो है वो गलती से एक्चुअली इन्वेंट हो गया था। दो भाई लोग थे, उनकी चश्मे की दुकान थी, चश्मे की दुकान पे बैठे थे, और चश्मे की दुकान पे आपने देखा होगा एक चश्मे के पीछे दूसरा, दूसरे के चश्मे के पीछे तीसरा लगा होता है। तो हुआ यूं कि एक भाई बैठा था, जैक्रियास जेनसन नाम था, तो उसने देखा कि एक मक्खी बैठी हुई है अगले चश्मे पे जिसके पीछे 3-4 चश्मे लगे हैं। जब इधर से देखता है वो, तो उसको मक्खी बड़ा दिखाई देती है, बड़ी सी मक्खी दिखाई देती है। तो सोचता है यार इतनी बड़ी मक्खी, इतना बड़ा कीड़ा कौन सा हो सकता है। इधर से देखता है तो छोटा दिखाई देता है, फिर इधर से देखता है तो बड़ा। तो ये दिमाग में उसके एक आइडिया आया कि क्यों ना लेंसेज को जोड़ करके, और लेंसेज क्या होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव लेंस में बड़ा दिखाई देता है, तो पक्का वो कॉनकेव लेंस रहा होगा। तो उसको आइडिया आया कि इससे एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाते हैं। सबसे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास यानी माइक्रोस्कोप वैसे ही बना था। अब जब डेड सेल की बात हो गई तो लिविंग सेल को किसने देखा, तो एंटोन वान ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट आते हैं, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। He discovered living cell for the first time. ये बात याद रखिएगा। इन्होंने क्या क्या स्टडी किया था, देखिए इन्होंने स्पर्म स्टडी किया था, स्पर्म सेल स्टडी किया था, इन्होंने आरबीसी स्टडी किया था, इन्होंने बैक्टीरिया को स्टडी किया था, है ना, इन्होंने प्रोटोजोआ स्टडी किया था, बहुत सारी चीज़ें स्टडी करी थी इन्होंने। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी इन्हीं जाती है। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी कर रहे थे। तो इस तरह से पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई। तो बेसिकली हम लोगों ने लिविंग सेल मतलब सेल को जाना, सेल एक्चुअली होता क्या है, तो ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने वाला यूनिट होता है। तो आप एक डेफिनेशन बना लीजिए कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी तक किसी को सेल के बारे में बहुत आइडिया नहीं था। बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लमार्क आए थे, बहुत सारे लोग हैं जो सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो पहली बार सेल थियरी बनी। सेल थियरी का मतलब आखिर सेल क्या है, क्या करता है, इसका अपना क्या सिद्धांत है, इसके बारे में कुछ लोगों ने बोला। तो ये जो सेल थियरी थी ये प्रपोज किया गया था, प्रपोज्ड बाय, आप सबको याद होगा, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन जो है वो नेचर से एक बोटानिस्ट थे और स्वान जूलॉजिस्ट थे। इनका पूरा नाम थियोडोर स्वान था। इनका नाम मैथियास जैकब स्लाइडेन था। पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं, स्लाइडेन स्वान काफी है। देखिए ये दोनों अलग अलग पढ़ाई कर रहे थे, बात समझिएगा, ये दोनों का ब्रांच अलग अलग था। ये मिले, ऐसे मिले एक दिन। बात ऐसी थी कि ये दोनों सेम ही चीज को पढ़ रहे थे कि आखिरकार
लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे मिलकर के बने होते हैं, सेल्स को स्टडी कर रहे थे ये लोग। तो इन्होंने मिलकर के सोचा चलो दोनों मिलकर एक हाइपोथेसिस देते हैं, एक सेल का क्या मतलब थियरी है ये बताते हैं। तो दोनों ने मिलकर के एक बात कही, इन्होंने मिलकर के एक बात कही कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सब के बोटैनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ cells and its products। इन्होंने ये बात बताया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से बने होते हैं। सेल प्रोडक्ट कहना जरूरी है क्योंकि आपके बॉडी में केवल सेल ही नहीं है, सेल्स बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, प्रोटीन बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, हार्मोन्स, एंजाइम्स, बहुत सारी। उसके बाद हम बहुत सारा चीज़ खाते हैं, खाना खाते हैं, बॉडी में एक्यूमुलेट होती हैं, तो इन सबको मिला करके हमारा बॉडी बनता है। हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। कुछ सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, जैसे बोन है तो बोन में भी सेल है, लेकिन सेल के अलावा कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सारी चीज़ें, तो ये प्रोडक्ट्स भी हैं और सेल भी है और सेल के प्रोडक्ट्स भी शामिल है हमारे बॉडी को बनाने में। ठीक है, तो इन्होंने ये बात बताई। ये ढंग से नहीं बता पा रहे थे कि सेल्स बनते कैसे, मतलब अगर मान लो कि आपके पास एक सेल है, मतलब आपका बॉडी एक सेल वाला है, तो एक सेल से इतना बड़ा कैसे बना, तो ये ठीक से ये बात बता नहीं पा रहे थे। ये बता रहे थे कि एक्चुअली होता क्या है कि सेल बड़ा होता है और न्यूक्लियस डिवाइड करता है, कैरियोकिनेसिस होता है, सेल बड़ा होता है, कैरियोकिनेसिस होता है, और प्रोडक्ट्स जो है ना, चीज़ें ये एक्यूमुलेट होती है बॉडी में, तो बॉडी जाकर के बड़ा होता है। सेल डिवीजन की बात ये नहीं कह रहे थे, ये नहीं कह रहे थे कि सेल जो है, नए सेल जो हैं वो पुराने सेल के डिवीजन से बनते हैं, यानी सेल डिवीजन से नए सेल्स बनते हैं। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वर्काउ करके, इन्होंने बताया भाई, एक इन्होंने टर्म दिया लैटिन में, ओमनीज, ये पूछता है एग्जाम में, ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला, लैटिन का टर्म है, देखिएगा। ओमनीज का मतलब होता है बच्चों, ओमनी वर्ड का मतलब होता है सारे, ऑल। सेलुला मतलब सेल, ई मतलब होता है एग्जिस्टिंग, जो पहले से हैं, सेल्यूला में सेल, यानी कि जो नए ऑल सेल्स, यानी कि ऑल न्यू सेल्स जो हैं वो पुराने सेल से बनते हैं। कैसे, तो डिवीजन से। ये पहली बार डिवीजन को देखे थे, ऑब्जर्व किए थे। एक सेल जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है और दो सेल्स बना रहा है, इस तरह से। तब जाकर के हमारे पास एक मॉडर्न सेल थियरी आई, मॉडर्न, इसको बोलते हैं मॉडर्न सेल थियरी, जिसका क्रेडिट जाता है रुडोल्फ वर्काउ को। तो सेल थियरी में कुछ बातें कही गई। पहली बात ये कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरी बात ये कही गई जो रुडोल्फ वर्काउ ने कही कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फिर बाद में सेल प्रिंसिपल बनाया गया जब माइक्रोस्कोप बन गया 1950 के बाद, जब एडवेंट हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो सेल की बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखी जा सकती थी। सेल के डिवीजन को देखा गया, क्रोमोसोम को देखा गया, ये सारी चीज़ें देखी गई। तब जाकर के और भी बहुत सारी बातें ऐड करी गई। क्या क्या बातें ऐड करी गई मैं आपको ओरली बताता हूँ कि ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ, क्या बोलते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये तो पहले से पता था। ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये भी पता था। बाद में क्या कहा गया कि ऑल लिविंग प्रोसेसेस ऑकर इनसाइड द सेल। जितने भी लिविंग प्रोसेस होते हैं सारे सेल के अंदर होते हैं, कुछ भी सेल के बाहर नहीं होता। वैसे हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, डाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, ये मेन प्रोसेस सेल के अंदर होते हैं। ये बातें कहेंगे। उसके बाद ये कहा गया कि नथिंग, नो ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल अदर देन सेल, यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेल के अलावा दूसरी चीज से मिलकर के बना हुआ। एक और बात कही गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिगिंस इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे अपनी लाइफ की शुरुआत पहले एक सिंगल सेल से ही करते हैं, सिंगल सेल से करते हैं। उसके बाद कहा गया कि ऑल सेल्स हैव सम ऑर्गेनेल्स दैट परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन फॉर लिविंग प्रोसेसेस दैट लेट अस अलाइव। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कई तरह के फंक्शंस करते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। ये सारी चीज़ें कही गई सेल थियरी में, सेल प्रिंसिपल में, सेल को जिसको सेल डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। लेकिन आपको बस ये 2-3 बातें याद रखनी है सेल थियरी में जो एनसीईआरटी कहती है।
अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्शंस बता दूं सेल थियरी को लेकर के। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या ऑब्जेक्शन है इस पे भाई, क्या दिक्कत आन पड़ी? दिक्कत ये है कि सेल थियरी को कुछ चीजें फॉलो नहीं करती, जैसे वायरस। ऑब्जेक्शन कौन लगाता है? तो वायरस। वायरस एक असेल्यूलर, या आप इसको नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो। मुझे तो ऑर्गेनिज्म बोलने में भी दिक्कत होती है क्योंकि ये सेल से बना ही नहीं, सेल होता ही नहीं। इसमें केवल जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए या डीएनए के फॉर्म में, और ये केवल और केवल लिविंग सेल यानी कि होस्ट सेल के अंदर एक्टिव होता है। ये जिंदा तभी होता है जब किसी सेल के अंदर जाता है, यानी इसको भी काम करने के लिए सेल चाहिए, लेकिन अपने में सेल नहीं है, तो वायरस जो है फॉलो नहीं करता है। समझ रहे बात? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बात को फॉलो नहीं करती हैं। इवन आरबीसी को देख लीजिए, आरबीसी में बहुत सारे पार्टिकल्स नहीं होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स नहीं होते, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो न्यूक्लियस, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें सेल के अंदर नहीं होती हैं। सेल शेप और साइजेस की बात कर लेते हैं। सेल शेप और साइजेस। तो सेल शेप की बात जब करेंगे ना, तो सेल शेप जो है, शेप डायरेक्टली proportional to its function, ये सीधा इसके फंक्शन पर डिपेंड करता है। कुछ एग्जांपल है, आरबीसी सामने से देखने पर राउंड, ऊपर से देखने से कॉनकेव यानी कि धंसा हुआ, कुछ इस तरह से। ये बीच में गड्ढा होता है क्योंकि इसमें कोई पार्टिकल्स नहीं होते, कोई ऑर्गेनेल नहीं होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसको फ्लॉट करना है, पहला काम। घूमते रहना बॉडी में, तो राउंड शेप में है, राउंड ओवल शेप में है। ऐसा क्यों? इसके भीतर कुछ नहीं है, क्योंकि इसको हीमोग्लोबिन को ज़्यादा स्पेस देना है, तो फंक्शन के लिए इसने अपने शेप को चेंज किया। दूसरा है, आरबीसी के साथ साथ डब्ल्यूबीसी रहता है, इसका कोई शेप ही नहीं होता, इरेग्युलर। क्यों भाई? क्योंकि इसको फाइट करना है इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन का मतलब किसी भी जर्म्स पार्टिकल से। अब मान लीजिए कि डब्ल्यूबीसी है और यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, अब इसको मारना है। अब इसको पर्टिकुलर शेप होता तो इसको पकड़ने में दिक्कत होती। अब ये क्या करे, यहीं से बैठे बैठे ये इसको पकड़ने की कोशिश करेगा, अल्टीमेटली इसको पकड़ लेगा, इसका डाइजेशन कर जाएगा, पचा के इसको गला देगा, खा जाएगा, मार देगा। और भी सेल्स देखते हैं जिसके शेप डिफाइन करते हैं उसके फंक्शन को। जैसे मान लीजिए मसल सेल्स, ये स्ट्रिप्ड होते हैं। स्ट्रिप्ड का मतलब होता है ऐसे रेखीय होते हैं, मतलब बीच में मोटे और एंड में पतले। क्यों ऐसा होता है? आप ऐसे करेंगे ना तो ये बीच में फूल जाएगा, फूलने में थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो ऐसा तभी पॉसिबल है ना जब बीच में साइड पतला हो, बीच में मोटा हो, ऐसे करने पे तो स्ट्रिप्ड होता है। स्किन सेल्स देखेंगे तो ये फ्लैट होते हैं ऐसे। क्यों भाई? क्योंकि इनको ज़्यादा एरिया कवर करना है। न्यूरॉन देखिएगा तो ये लॉन्ग ब्रांच्ड होता है ताकि मैसेज जल्दी से जल्दी कन्वे हो सके, एक से दूसरी जगह जा सके। तो शेप जो है, किसी भी सेल का शेप जो है उसके साइज पर डिपेंड करता है, सॉरी उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन क्या है, काम क्या है। काम जैसा होगा उस तरह से उसकी आकृति होगी, उसका शेप होगा। क्लियर है बात? अब हम बात कर लेते हैं साइज की। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है, स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा का। इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एक्चुअली एक प्रोकैरियोट है बच्चों, बैक्टीरिया वाले कैटेगरी में आता है। बैक्टीरिया नहीं है, बिना सेल वॉल वाला बैक्टीरिया है। उसके बाद आता है लार्जेस्ट सेल, ये सेल ऑफ ऑस्ट्रिच एग। आई थिंक इसका जो साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर होता है, इसका साइज 10 to 100 मिलीमीटर का होता है। और बात कर ले अगर ये तो हो गया नॉर्मली, और ह्यूमन में बात करोगे
ह्यूमन में जो स्मॉलेस्ट सेल है वो आरबीसी को कंसीडर कर सकते हो या फिर स्पर्म को कंसीडर कर सकते हो, दोनों में से जो ऑप्शन आप उसको करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, इसका 5 से 10 माइक्रोमीटर साइज होता है। और लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे तो ये ह्यूमन का ओवम है, एग जो कि केवल फीमेल में पाया जाता है, तो ह्यूमन में हो गया। ये शेप और साइज की बात कर लिया हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेल के टाइप की बात करेंगे। सेल टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। डिटेल में जानने से पहले थोड़ा एक्स्ट्रा चीज जान लें। अगर पूछ दे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ number of cells, how many types of organisms are there? Types of organism, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स हैं उस बेसिस पे कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। दो तरह के हैं, एक है आपको यूनिसेल्यूलर और दूसरा जो टाइप है वो है मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्युलर में क्या हो जाएगा, तो सारे बैक्टीरिया, इसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा आ जाएंगे। मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में पड़ेंगे, और प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ, एल्गी, ईस्ट, यूग्लिना और भी दूसरे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेल्युलर में सारे मल्टीसेल्युलर फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सेल के नंबर के बेसिस पे है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।